दोस्तों, आज की कहानी है। माँ जी, मैंने अपने माता पिता से घर को जोड़ने के संस्कार पाए हैं, ना कि तोड़ने के। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज रेवती की नवजात बेटी का नामकरण संस्कार होना था। उसकी बेटी ने उसकी दुनिया में कदम रखकर मानो सही मायने में रेवती को भी नव जीवन दिया था। कहते हैं कि आने वाला बच्चा अपने साथ बहुत बदलाव लेकर आता है। आज इस बात पर रेवती को यकीन हो गया था। रेवती के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जिस प्यार और सम्मान के लिए रेवती शादी के बाद से तरस रही थी, वो बेटी के जन्म के बाद उसके मातृत्व ने दिलवा दिया था। इस बच्ची की बदौलत ही उसके और पति के शादी के बंधन को सही मायनों में मोहर लगी थी। अभी रिश्तेदारों के और नामकरण पूजन में थोड़ा समय था। उसकी सास ने बिटिया के साथ रेवती को आराम करने के लिए बोला था। बेटी को सुलाने के बाद रेवती भी उसके पास लेट गई थी। आज रेवती पुराने दिनों की यादों में खो गई। अनिरुद्ध से उसकी शादी उसके पिताजी ने सब देखभाल कर तय की थी। अनिरुद्ध अपने माता पिता के इकलौते बेटे और बैंक में मैनेजर थे। अनिरुद्ध के पिताजी और रेवती के पिताजी एक ही कार्यालय में काम करते थे। अपने पास ही इतना अच्छा पाकर रेवती के पिताजी को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई। अगर अनिरुद्ध बैंक में मैनेजर था तो रेवती में हर तरह से कुशल थी। रेवती की सुंदरता, उसकी कार्य कुशलता और मिर्ची सी मीठी बोली उसको अनिरुद्ध से 19 नहीं 21 ही बनाते थे। विवाह पर रेवती के पिताजी ने दिल खोलकर खर्च किया था। रेवती अब अनिरुद्ध के घर का हिस्सा थी। जैसा कि अमूमन होता आया है कि मुंह दिखाई के समय कुछ औरतें और नाती रिश्तेदार ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसके घाव नासुर बनकर कभी नई बहू तो कभी नई बनी सास को कसक दे जाते हैं। रेवती को जिसने भी देखा उसने तारीफ की, साथ साथ कोई सिंगारी लगाने वाली अनिरुद्ध की बुआ सासी ने अनिरुद्ध की माँ सुमित्रा जी को यह भी कहने लगी कि अब उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। जो अनिरुद्ध कल तक उनकी सारी बातें मानता था, वह अब रेवती के इशारों पर नाचेगा। सुमित्रा जी पहले ही अनिरुद्ध को लेकर एकाधिकार की भावना से ग्रस्त थे। ऐसी बातों ने उनको और भी चिंता में डाल दिया था। वो ने मन ही मन रेवती को अपना प्रतिद्वंदी मान लिया था। शादी के बाद से ही वह रेवती की हर बात में गलती निकाल कर अपने अहम की तुष्टि करती। अगर अनिरुद्ध को मौसमी बुखार भी हो जाता तो उसमें भी वह सारा इल्जाम रेवती पर डाल देती। रेवती के लिए हर दिन जैसे अपने आप को सही साबित करने की कवायद लिए होता। हालात यहाँ तक थे कि सुमित्रा जी अनिरुद्ध और रेवती को साथ बातें करते हुए भी देखती तो खिंज उठती थी। रेवती ने इस विषय में अनिरुद्ध से और अपने ससुर जी से भी बात करनी सही, पर दोनों ने रेवती को ही ये कहकर शुभ करा दिया कि अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी जो माँ 25 साल से अपने इकलौते बेटे का काम करती आई हो, उसके लिए एकदम सब कुछ किसी दूसरे को सौंप देना मुश्किल है। रेवती ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अभी भी सुमित्रा जी का हर छोटी बड़ी गलती के लिए रेवती पर ही इल्जाम लगाती और अनिरुद्ध के सामने सारी बातों को बड़ा करके बताती। अनिरुद्ध एक बार भी सही गलत की परख
परख के बिना रेवती को ही अपने अंदर सुधार करने को बोलता। रेवती ने अब अपने आप को एक खोल में बंद कर लिया था। वो अब अपनी ही दुनिया में शुभ साफ रहती। इसी बीच उसे अपने अंदर एक जीव की आहट सुनाई पड़ी। वो माँ बनने वाली थी, पर उसका पूरा समय एक अलग ही चिंता में निकलता था। सुमित्रा जी थोड़ी अंधविश्वासी और दकिया सुनी भी थी। वह जब भी आने वाले बच्चे की बात करती तो सिर्फ पोते की विषय में ही कहती। रेवती को लगता होने वाला बच्चा बेटा हो या बेटी, इससे क्या फर्क पड़ता है, पर उसकी सुनता ही कौन था। वह अनिरुद्ध से भी कहती तो उसका जवाब होता कि तुम्हें माँ की बात मानने में समस्या क्या है। ऐसे करते करते प्रसव का समय आ गया। रेवती बहुत कमजोर हो चुकी थी। सुमित्रा जी ने पोते का मुंह देखने के लिए बहुत सारे ताबीज रेवती को बंधवा रखे थे। साथ ही साथ कई बार मंत्रों का जाप भी उसको करने के लिए बोला था। उनको पूर्ण विश्वास था कि अनिरुद्ध की पहली संतान तो बेटा ही होगी, पर आशा के विपरीत उनके घर में पोती का आगमन हुआ। वैसे भी पहली ही बार मां बनने पर वह इतनी कमजोर थी कि डॉक्टर ने उसे दूसरे बच्चे का रिस्क लेने से भी मना कर दिया था। अब तो सुमित्रा जी बहुत गुस्से से भर गई। उनको लगा कि रेवती की वजह से उनकी वश बेल आगे बढ़ने से रह गई। वह पोती का चेहरा देखे बिना ही हॉस्पिटल से आ गई। साथ साथ उन्होंने अनिरुद्ध को भी ये कहकर अपनी बेटी से मिलने के लिए रोक दिया कि उसकी बेटी मूल नक्षत्र में हुई है। अभी पिता के लिए उसका चेहरा देखना शुभ नहीं है। इधर रेवती के लिए ये सब सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अपने लिए तो सब सह रही थी, पर अपनी बेटी के लिए ये सब सहन करना उसके लिए मुश्किल था। उसके माता पिता भी ये सब देख समझ रहे थे, पर वह बेटी के घर में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर रेवती किसी तरह अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। घर आने पर भी उसकी सुमित्रा जी ने अनिरुद्ध के सामने ये बोला कि इसने मेरे बताए हुए मंत्र और ताबीज को नहीं माना, इसलिए बेटी पैदा हो गई। हमारे यहाँ तो पहला बच्चा बेटा ही होता है। अनिरुद्ध भी गुस्से वाली नजरों से रेवती को देख रहा था। हालांकि रेवती के ससुर ने उसका साथ देने की कोशिश की, पर अपनी पत्नी के सामने वह भी लाचार थे। अब रेवती जो इतने देर से शुभ साफ थी, अपनी सारी ताकत जुटाकर बोली कि किस जमाने की बात कर रहे आप लोग, वैसे तो बेटा हो या बेटी सब बराबर है। अरे उनसे पूछिए जिनके दोनों में से बहुत दुआ और इलाज के बाद कुछ भी नहीं होता, पर फिर भी आप लोगों को लगता है कि बेटी या बेटा होने के पीछे स्त्री होती है, तो आपकी अवधारणा बिल्कुल गलत है। क्योंकि विज्ञान के अनुसार स्त्री में तो बेटा और बेटी में फर्क करने वाले गुण सूत्र ही नहीं होते। रही बात मेरी बेटी की, तो वह किसी पर बोझ नहीं है। मैं इतनी सक्षम हूँ जो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देकर अपने बलबूते पर पाल सकती हूँ, पर मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपनी बेटी को उसके पिता की सास से अलग कर दूँ। मैंने अपने माता पिता से घर को जोड़ने के संस्कार पाए हैं, ना कि तोड़ने के। एक बच्चे के लिए माता के साथ साथ पिता के भी साया बहुत आवश्यक है। आज उसको ऐसे बोलते देखकर रेवती के ससुर भी चुप न रह सके। उन्होंने भी सुमित्रा जी को बोला कि अब तक वह शुभ थे कि शायद अनिरुद्ध के शादी के इतने साल पैदा होने की वजह से तुम्हारे अंदर एकाधिकार की भावना है।
पर आज तुम घर आई खुशी को नजरअंदाज करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। याद करो वो पुराने दिन जब बहुत दिनों तक बच्चा न होने पर तुम भगवान से सिर्फ ये कहती थी कि बस तुम्हारी गोद भर जाए शाही होने वाली संतान, लड़का हो या लड़की। तुम्हें तो ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास अनिरुद्ध जैसा आज्ञाकारी बेटा है तो रेवती जैसी बहू है जो तुम्हारी सारी बातें अब तक उप किए बिना सुनती आई हैं। नहीं तो आजकल की लड़कियों को ससुराल के खिलाफ पुलिस में जाने में देर नहीं लगती है। ये सब बातें सुनकर सुमित्रा जी और अनिरुद्ध की आंखें खुल गई। सुमित्रा जी ने अपने किए के लिए रेवती से क्षमा मांगनी सही। तब रेवती ने उनके हाथों को थाम कर कहा कि आपके हाथ सिर्फ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफी मांगते नहीं। अनिरुद्ध की आंखों में पश्चाताप साफ नजर आ रहा था। वह ये सब सोच ही रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो सामने अनिरुद्ध थे। उन्होंने अपनी कुछ दिनों पैदा हुई बेटी पर प्यार भरी नजर डालते हुए कहा, रेवती से माफी मांगते हुए कहा कि वह दोनों मिलकर बहुत अच्छे से उसकी परवरिश करेंगे। उनकी बेटी ने आज उन दोनों के साथ जन्म के साथ पर अपनी मोहर भी लगा दी है। आज रेवती का दामन खुशियों से भर गया।